बच्चों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स का 11th स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि होगा मोशन इन प्लेन, और उसी को एक दूसरे नाम से भी कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जी हाँ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला जो टॉपिक है ना बच्चों, इतना इजी है। बस इसमें कुछ डेरिवेशंस है, बस आपको डेरिवेशन समझना है और इसके ऊपर कि किस तरह से एग्जाम्पल बनाया जाता है, कितने प्रकार के प्रोजेक्टाइल मोशंस है, इसके जो फॉर्मूलाज, इस फॉर्मूलेज को याद कैसे करा जाता है, इसके कुछ एडवांस लेवल के जो कंसेप्ट है, ये सभी बातें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और मैं आपको एक नीट 2022 का भी जो सवाल था ना, वो भी इसके ऊपर कैसे पूछा गया था और वो कितना आसान था और उसको किस तरह से हल किया जाता है, इसके ऊपर भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन। जी, तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना जो पहला वाला जो वीडियो था, जो कि हमने काइनेमेटिक्स में देखा था, या मोशन इन 1D उसको भी कहा जाता है, ठीक है कि नहीं? क्या कहा जाता है? मोशन इन 1D में हमने वहां पर देखा कि एक बार बॉल हॉरिजॉन्टल भी फेंका जाता है, एक बार बॉल ऊपर भी थ्रो करा जाता है। जब बॉल ऊपर थ्रो करा जाता है, उसके पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, उसके रिलेटेड हम कुछ काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, जिसमें कि आपकी जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है बच्चों। तो उन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो हमने 3 या 4 इक्वेशन ऑफ मोशन देखे, वो भी आपको शायद बहुत अच्छी तरह से पता होगा। तो अब इन दो मोशन को एक साथ मिलाकर क्या एक दूसरी मोशन बनाई जा सकती है? उस मोशन को क्या हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहा जाता है बच्चों? आइए देखते हैं अभी एक्चुअली में होता है क्या, और इसके कुछ डेरिवेशंस हम इसमें डिराइव करेंगे। बस ये वीडियो आखिर तक देखिएगा बच्चों, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम से क्लियर हो जाएगा। आपको कभी इसको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये आपको समझ में आ रहा होगा? आशा करता हूं अभी हम आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की ओर, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो बात करते हैं ना बच्चों, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, देखिए ना, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है बच्चों जो कि हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। कैसा होता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन जो होगी, उस मोशन को हम कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जी हां, मतलब कि एक बॉल आप क्या करो बच्चों कि इस तरह से फेंको जो कि हॉरिजॉन्टल हुआ एक ऑब्जेक्ट, और उसी तरह से अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट ना ऊपर भी फेंक चुके ना बच्चों, इन दोनों मोशन को अगर एक साथ जोड़ा जाए थोड़े से एंगल को लेकर, क्या हमें इस तरह की मोशन मिलेगी बच्चों? जी हां, तो इस प्रकार की मोशन को कहा जाता है कौन सी मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी मोशन कहा जाता है बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इतनी आसान सी मोशन है आपकी भाषा में, करेक्ट। तो मतलब कि इसमें 2 प्रकार की मोशन होती है, एक होगी हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरी होगी वर्टिकल मोशन, और इन दोनों को मिलाकर कौन सी मोशन बनेगी बच्चा? प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगी। तो ये इस तरह से एक प्रकार की मोशन होगी जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो बच्चों, क्या? मोशन इन प्लेन। क्या कहोगे आप इसको? मोशन इन प्लेन भी कह सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। अब चलो ठीक है सर, आपने तो बता दिया कि ये हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन होती है और ये इस तरह से मोशन होती है। अब ये कब होता है बच्चों? अगर मानकर चलो कि आपने कोई बॉल है, अगर बॉल या वॉलीबॉल होगा या कोई भी बॉल होगा, फुटबॉल होगा या क्रिकेट बॉल होगा। क्रिकेट बॉल बच्चों अगर ग्राउंड पर है, आपने सीधा उसको पैरों से ना, पाँव से आपने क्या करा कि उसको फोर्स लगाया, क्या वो बॉल ऐसे जाएगा? ऐसे होकर जाएगा बच्चों। जी हाँ, करेक्ट। तो क्या एक एग्जांपल हो सकता है कि क्रिकेट बॉल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, या बैट्समैन ने अगर कभी हिट करा होगा, तो क्या वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। तो इस मोशन को, जबकि ये कोई बॉल है क्रिकेट बॉल, और इस बॉल को अगर बच्चों अगर हमने थ्रो करा या बैट्समैन ने हिट करा, तो क्या ये बॉल ऐसे ऐसे ऊपर 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 कर नीचे आएगी कि नहीं आएगी? तो इस प्रकार की मोशन को क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसे मोशन इन प्लेन भी कहा जाता है, और बच्चों मोशन इन 2D भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोशन इन 2D। अब सर, ये मोशन इन प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन मतलब कि जिसको कि 2 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे बच्चों, उसे हम प्लेन कहते हैं। 2 डायमेंशन वही हुआ, 2 कोऑर्डिनेट्स। अब 2 कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे सर? बिल्कुल, अब देखो, एक कोऑर्डिनेट्स अगर एक बार मोशन कौन सी बेटा? वर्टिकल है, इसका मतलब यहां पर y कोऑर्डिनेट भी है, और दूसरी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट भी है। तो इसका मतलब कि यहां पर इस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी बच्चों, और एक है x और दूसरा है y। तो मतलब इस प्रकार की मोशन को अगर मुझे डिफाइन करना है, तो मुझे 2 डायमेंशन यानी कि 2 कोऑर्डिनेट्स के बारे में बच्चों इस मोशन को प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को या मोशन इन प्लेन को हम समझ सकते हैं बच्चों, करेक्ट। तो ये कंसेप्ट हुआ आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो अच्छी बात है सर, ये चीजें तो हमको समझ में आ गई।
ठीक है कि नहीं? ओके, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बस इतने ही प्रकार के होते हैं? जी हाँ, नहीं। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना बच्चों, ये 3 कैटेगरी में ना क्लासिफाई कर चुका है। कितने कैटेगरी में? 3। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज क्लासिफाइड into 3 types। इन 3 टाइप्स। अब कौन कौन से टाइप्स हो गए प्रोजेक्टाइल मोशन के? पहला जो होगा ना बच्चों, वो होगा आपका ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल। कौन सा प्रोजेक्टाइल होगा? ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, बहुत अच्छी। दूसरा प्रोजेक्टाइल कौन सा होगा बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जी हाँ, ये भी हमें समझ में आ गया। कौन सा प्रोजेक्टाइल हो सकता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब तीसरा प्रोजेक्टाइल कौन सा हो सकता है बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो इतने सारे प्रोजेक्टाइल्स होते हैं एक्चुअली, अगर एक नॉर्मली कहे तो, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रकार 3 पढ़ेंगे, 3 आएंगे बच्चों। एक होगा ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल, जी हाँ। दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तीसरा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो मतलब यहां पर कितने कैटेगरीज बन रहे हैं आपके? 3 कैटेगरीज बन रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब बताओ कि सर आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी आज पढ़ा रहे हो? क्या इस वीडियो में हम तीनों की तीनों कैटेगरी पढ़ेंगे सर? क्या इसमें से तीनों में से कोई एक पढ़ेंगे? बच्चों, अगर मैं तीनों के तीनों अगर यहां पर पढ़ाने जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबा खींचेगा। तो इसलिए मैं आज आपको एक प्रोजेक्टाइल के बारे में बताने जा रहा हूं, और जो प्रोजेक्टाइल होगी बच्चों ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल होगी। करेक्ट। अब सर बताओ कि ये थोड़ा सा हमें आइडिया तो दो कि ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल होता क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता क्या है मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन क्या होता है। बच्चों, ये जो प्रोजेक्टाइल होगी ना, इस प्रोजेक्टाइल को कहा जाता है ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल। जो आप जो देख रहे हैं, मतलब जैसे ही बैट्समैन ने हिट किया, बॉल क्या हुआ बच्चों, ग्राउंड से लेकर ऊपर जा रहा है, और फिर ग्राउंड पर बॉल आ रहा है, सेम लेवल पर आ रहा है ग्राउंड बॉल। तो ये जो प्रोजेक्टाइल, वो जो मोशन है ना ऑब्जेक्ट के बच्चों, वो मोशन में आपको 2 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, और उस प्रकार की मोशन को आप ऑब्लिकली, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो एंगल, ऑब्लिकली मतलब क्या हो कि भाई साहब वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा है, उस प्रोजेक्टाइल को हम ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल कहेंगे। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बच्चों, आपको याद नहीं होगा कि बचपन में आप क्या करते होंगे, पता है कि कागज के नाम वो जो एरोप्लेन्स खेलते होंगे ऐसे जिंग 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 खेलते, तो वो जो प्रोजेक्टाइल थी, फिर वो क्या होता था, वो जो एरोप्लेन ऐसे जाता था और नीचे गिरता था, ऐसे सीधा जाता था और नीचे गिरता था। तो उस प्रकार की जो प्रोजेक्टाइल होगी ना, उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब सर इंक्लाइन प्लेन, अब सबको तो इंक्लाइन प्लेन पता है। अगर मानकर चलो ये हॉरिजॉन्टल है, मैंने इसको थोड़ा इंक्लाइन कर दिया और बॉल बच्चों के इधर से ऐसे डाल दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल आपकी कौन सी हुई? इंक्लाइन प्लेन की हुई। तो इन 3 कैटेगरी में हम देखने वाले बच्चों, एक होगा ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल, दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल, और तीसरा होगा इंक्लाइन। लेकिन इस वीडियो में हम बस बात करने वाले ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल, उसके कुछ बहुत ही बेहतरीन से डेरिवेशंस, उसके बहुत ही बेहतरीन से कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर के वीडियो मिल जाएंगे। तो इसके बाद की जो भी वीडियो सीरीज होगी ना बच्चों, वो होगी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन प्लेन और 2D के बारे में। तो थोड़ा सा आइए और हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है ना, चलो मैं इसको, आप जो बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसमें कोई गलत बात नहीं बच्चों, एकदम से सही सोच रहे हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। मैंने अभी कहा कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी होनी चाहिए और कैसी होती है बच्चों। मैंने अभी कहा कि आपको कि एक अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा है? वाई कोऑर्डिनेट, और आपका ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट ऐसे? जी हाँ, बिल्कुल जा रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए कौन सी, कितने कोऑर्डिनेट्स लगेंगे आपको? 2 कोऑर्डिनेट्स बच्चों, एक लगेगा एक्स और दूसरा लगेगा आपको वाई कोऑर्डिनेट। एक आपको एक्स लग रहा है और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको वाई लग रहा है। अब यहां पर क्या एक बात बताइएगा, क्या ये हॉरिजॉन्टल हुआ? जी हाँ। क्या ये वर्टिकल हुआ? जी हाँ। क्या ये ऑब्जेक्ट, अगर मानकर चलो मैंने ये ऑब्जेक्ट है ना, ये मानकर चलो कि कोई एक पेन है, अगर पेन बच्चों मैंने ऐसे फेंकी, तो क्या ये पेन ऊपर भी जा रही है और उसके साथ साथ आगे भी जा रही है? देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है बेटा? ऊपर भी जा रहा है, उसके साथ आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। ऊपर देखिए, यहां पर था, आगे आ, अगर यहां से फेंका गया, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, आगे जा रहा है, नीचे आ रहा है, आगे जा रहा है। तो इस प्रकार की मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब होता क्या है देखिएगा जनरली, कि क्या कुछ ये एंगल बनाता है बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? जी हाँ। अगर मानकर चलिए कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है राजा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। मतलब इस मोशन के कितने डायरेक्शन हो गए बेटा? 2 डायरेक्शन हो गए। एक होगा एक्स डायरेक्शन आपका, और दूसरा होगा वाई डायरेक्शन। होगा कि नहीं राजा? बिल्कुल होगा सर, ये बहुत जरूरी है आपके। एक होता है एक्स डायरेक्शन
और दूसरा होता है वाई डायरेक्शन। अब इसके कुछ बातें ना बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना होगा। अब कौन सी बातें आपको अच्छी तरह से समझना होगा? पहली बात कि अगर ये ऑब्जेक्ट ना बेटा दोनों डायरेक्शन में चल रहा है तो उनका कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट बनेगा। मतलब कि अगर कुछ, आप देखो, आप ना कुछ तो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे। अगर मानकर चलो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इतनी वेलोसिटी, क्योंकि मैंने यहां पर टेंजेंट बनाया तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। क्या मैं इस u को बेटा दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं? एक कंपोनेंट आपका बना हॉरिजॉन्टल ये इस वेलोसिटी का, और दूसरा कंपोनेंट आपका कौन सा बना बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट बना, जो कि क्या होता है आपका ये x होगा और ये क्या होगा? y होगा। और ये कौन सा होगा बेटा? ux। अब जिस डायरेक्शन में थीटा है उस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चों? u cos थीटा होगा। और जो ऊपर वाली वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट क्या होगा बेटा? u sin थीटा होगा। आशा करता हूं इतना तो समझ में आ गया आपको, करेक्ट। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? जी हाँ, वेलोसिटी की बात करेंगे हम, सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो क्या होगा बेटा? वेलोसिटीज। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? ux। और y डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है? uy। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा। y डायरेक्शन वेलोसिटी u sin थीटा। जी हाँ, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको फेंकना है तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी दोगे कि नहीं दोगे कि नहीं दोगे आप कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी दोगे उसको, और वो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट आगे जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा, आगे भी जाएगा, ऊपर जाएगा, आगे भी जाएगा। ठीक, मतलब यार ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, ऐसे ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे, बाद में नीचे आ रहा है, आगे जा रहा है, नीचे आ रहा है, आगे जा रहा है। तो इसलिए तो भाई साहब इस प्रोजेक्टाइल को मोशन को हमने कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन कहा। एक तो हॉरिजॉन्टल भी और दूसरी भी वर्टिकल भी। चलो ठीक है, ये मिला हमें वेलोसिटीज। चलो भाई साहब ठीक है। अब अगर मैं वेलोसिटी के बच्चों ना हर पॉइंट पे निकालो, अगर मान के चलिए मैंने वेलोसिटी यहां पर निकाली थी, अगर इस पॉइंट पर निकालो वेलोसिटी तो क्या होगा? जी हाँ, ये कंपोनेंट u cos थीटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन सा बेटा? ux है, यानी कि कौन सा कंपोनेंट है? u cos थीटा है। ठीक है ना? ये कंपोनेंट यहां पर कौन सा बना? u sin थीटा बना। दूसरी बार यहां पर बनाया बच्चों, ये कौन सा हुआ? u cos थीटा। यहां पर भी फिर से यहाँ u sin थीटा। फिर से आप यहां पर जाओगे तो आपका बच्चों ना यहां पर एक ही कंपोनेंट बन रहा है। जी हाँ, ये देखिएगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर जाएगा ना तो बस आपको एक ही कंपोनेंट मिलेगा, और वो कंपोनेंट कौन सा होगा? आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। देखिए ये कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, यहां पर कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर जब कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है, जब हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर फेंका जाता है ना बच्चों तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होती है। और जहां पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी, बच्चों एक बात बताओ, क्या वो मैक्सिमम हाइट होता है? यस। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या इसकी एच मैक्स हुई बेटा? जी हां, एच मैक्स हुई। फिर से अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पर ले लूं, अब ये फिर से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, लेकिन क्या इस पॉइंट पर बच्चों वेलोसिटी आपका y कंपोनेंट की वेलोसिटी ऊपर होगी कि नीचे होगी? बिल्कुल नीचे होगी। ये देखिए यहां पर ये हॉरिजॉन्टल, ये नीचे, हॉरिजॉन्टल, ये नीचे, हॉरिजॉन्टल, ये नीचे बच्चों। इसका मतलब हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखिएगा ना, u cos थीटा, 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 u cos थीटा। वर्टिकल ऊपर है, आप यहां पर जहां से आप मैक्सिमम हाइट तक जब बॉल जाएगा ना, ऑब्जेक्ट जाएगा ना, तब तक बेटा ना इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर है। जैसे ही मैक्सिमम हाइट क्रॉस करता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड हो जाता है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है कि नहीं? अगर मानकर चलो आपने कोई ऑब्जेक्ट ना ऐसे ऊपर फेंका गया है बच्चों, यहां पर जाकर अगर कुछ ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहां पर जाने के बाद वेलोसिटी क्या होती है? उसकी फाइनल 0 होती है। इसका मतलब यहां का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है ना बच्चों तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ। ये देखिएगा आप, जहां पर भी वेलोसिटी 0 बनती है, क्या उसकी हाइट मैक्सिमम होती है? जी हां, बिल्कुल, यही तो कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल मोशन है। करेक्ट? ये क्लियर हुआ आपको? ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों, ये बहुत ही जरूरी है। करेक्ट? ये बात क्लियर हो रहा है क्या? ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो रहा है
ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, एक ही कांस्टेंट है, कितना, u cos थीटा, जिंग जिंग जिंग, कितना है u cos थीटा। और u cos थीटा का एक ही मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि आपको वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट मिलेगा, वो भी हॉरिजॉन्टल होगा, और उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम है u cos थीटा। वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट एब्सेंट है। और जहां से अगर मान कि हॉरिजॉन्टल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर मैं डिस्टेंस निकालूं ना बच्चों, वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम हाइट होगी। तो ये वेलोसिटीज मिली आपको, ux इक्वल टू u cos थीटा, ui इक्वल टू u sin थीटा। एक बात बताओ, क्या ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है बेटा? जी हां। क्या कहूं मैं, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बच्चों उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जी हां, जीरो होता है। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना हुआ? जीरो हुआ। यह समझने वाली बात है, करेक्ट। और क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इन द वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ये बदलती जाती है, समझ में आ रहा है कि है ना, बदलती जा रही कि नहीं आ रही, ये कंसेप्ट हुआ आपका। अब वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट है, तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन का कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा बेटा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर अगर मैं एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, यहां पर किसकी बात करूं? एक्सेलरेशन की, तो ax इक्वल टू तो जीरो है, लेकिन ay क्या होगा? जी हां, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट सी बात है। ay क्या होगा? क्या हमने सोचा इसके बारे में? सर हमने तो पहले ही सोचा था इसके बारे में, आपने तो पहले ही टॉपिक में बताया था। क्या बताया था सर? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंका गया है, अगर वो किसी न किसी अगर एयर में बच्चों, तो क्या वो अंडर द ग्रेविटी होगा कि नहीं होगा? जी हाँ बिल्कुल। तो क्या उसके ऊपर जी एक्ट होगा कि नहीं होगा? जी। तो हमेशा जी कहां पर एक्ट होता है बच्चों? डाउनवर्ड एक्ट होता है सर, ये हम सबको पता है। जी कहां एक्ट होता है? हमेशा डाउनवर्ड। कैसे? अरे भाई अगर ये गेंद है ऊपर फेंक रहे हो तो जी कहां लगेगा? नीचे। अगर माने आपने ऑब्जेक्ट नीचे भेजा है तो जी फिर भी कहां लगेगा? डाउनवर्ड। इसलिए हमेशा जी क्या लिया जाता है बच्चों? निगेटिव लिया जाता है ऑलवेज। आप अगर ऊपर भी फेंक रहे हो तो भी जी निगेटिव, अगर आप नीचे फेंक रहे हो तो भी जी निगेटिव। इसका मतलब क्या ये जी बच्चों वाई डायरेक्शन का है? ये क्या ये वाई डायरेक्शन का है? जी हां। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन हमेशा क्या होगा आपका? जी होगा। खत्म। करेक्ट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन द वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि यार अंडर ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या कहेंगे, उसके कबीले में है, उसके कोर्ट में है ये। वो बोलेगा कितना होता है जी की वैल्यू? हम सबको पता है जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन कितना होता है? माइनस जी। हमेशा के लिए माइनस जी होता है, हमेशा माइनस जी होता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। चलो इतना तो आशा करता समझ में आ गया। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं? डिस्प्लेसमेंट की। यही बातें आपको याद में रखना है बच्चों, अगर बाकी याद रखो ना रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा s इज इक्वल टू एक्स होगा, और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू y होगा। या अगर आप हाइट लेना चाहते हो तो y डायरेक्शन की आप h ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपिटल H ले लो या स्मॉल h ले लो, ठीक। ये डिफाइन करता मतलब ये अब आगे जाकर आपको समझ में आ जाएगा कि हो कैसे रहा है। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, आशा करता हूं एक लिख लीजिएगा, आपने पॉज कर इसको लिखना है, वैसे ही बैठना नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई चीजें यहां पर गौर से देख रहे हो ना बच्चों, कि अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, मानकर चलो कोई भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो आपका जी हमेशा किधर लग रहा है, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई भी पॉइंट यहां पर लीजिए, देखिएगा आप ये पॉइंट ले लो, आप ये पॉइंट ले लो, मैक्सिमम हाइट कहीं पर भी ले लो, आपका जी कहां पर है बच्चों? नीचे ही है, जी ऊपर नहीं लग रहा है आपका। बस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है क्या बच्चों? नहीं है। वो कितना है? u cos थीटा है, करेक्ट। तो ये कुछ स्टेटमेंट है, ये कुछ डेफिनेशन है, ये आपको ना इतना याद में रखना है
तो जी हमेशा कहां पर लगता है बच्चों? नीचे लगता है। इससे ज्यादा इसमें कुछ बताने या कहने के लिए कुछ नहीं है राजा। बच्चों मेहनत करो, मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है। बस मेहनत ही रंग लाती है और कुछ नहीं रंग लाता। आप कितना भी रंग लगाओ बच्चों, वो रंग निकल कर जाता है, लेकिन मेहनत का रंग हमेशा के लिए लाइफ टाइम आपके साथ होता है और वो आप हमेशा एंजॉय करोगे। ठीक है, ये क्लियर हो? बहुत ही बढ़िया। अब यहां तक तो कंसेप्ट समझ में आ गया। करेक्ट। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन कितनी है? u cos थीटा। y डायरेक्शन u sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना है? 0। y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन -g। डिस्प्लेसमेंट अगर x डायरेक्शन में लेना है तो x, y डायरेक्शन में लेना है तो y और h इन ब्रैकेट स्मॉल h पे। आप ये डिपेंड करता है कि आपके टर्म और डेफिनेशन आपकी। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे कि यार कहीं पर भी बहुत सारे काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं कि जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है ना। वेन एवर द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तो हमारे पास कितने इक्वेशन है बच्चों? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें ये तीन इक्वेशन ना इस प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करने में यूज करना है। अब कौन कौन से तीन इक्वेशंस होंगे? कौन कौन से होंगे? ये होंगे बच्चों ये तीन इक्वेशन जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसी इक्वेशन का उपयोग कर इनका ही यूज कर हमें कुछ डेरिवेशंस निकालने हैं। करेक्ट हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। आशा करता हूं ये आपको इक्वेशन से याद है। ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे कि कोई भी बॉल, आपने क्रिकेट मैच देखी होगी, आपने फुटबॉल मैच देखी होगी, जब भी फुटबॉल को किक करा जाता है तो फुटबॉल ना बच्चों क्या इसी पाथ की तरफ जाता है? जी हाँ, ऐसे ही पाथ ट्रैवल करता है। अगर किसी बैट्समैन ने सिक्स मारा तो क्या ये इसी पाथ से ट्रैवल करेगा? जी हाँ। तो ये कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ? ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। आपने देखा कि यहां पर ये थीटा है, इस थीटा को कहा जाता है बच्चों कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। ठीक है ना। आगे आगे ना आपको धीरे धीरे टर्म समझ में आ जाएगी। ठीक। अब ये जो पाथ देख रहे हो ना, जिस पाथ से आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है, देखिएगा जिस पाथ से आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है बच्चों, ये जो पाथ है ना, ये पाथ कौन सी है? ये पाथ होती है बच्चों पैराबोलिक पाथ। कौन सी पाथ होती है? ये पैराबोलिक पाथ है। कौन सी पाथ है? पैराबोलिक पाथ। अब सर बताइए पैराबोलिक पाथ है, ठीक है, आपने ऐसा दिख रहा है, आधा गोल दिख रहा है इसलिए आपने बोल रहे हो कि सर ये पैराबोलिक पाथ। लेकिन हम कैसे यकीन करें? किस बात के ऊपर यकीन करें? क्या आपके पास कोई मैथमेटिकली प्रूफ है? करेक्ट। तो क्या है बच्चों, एक बात बताओ, जिस पाथ से ऑब्जेक्ट जा रहा है, जिस पाथ से ऑब्जेक्ट जा रहा है, क्या हम इसे ट्रैजेक्टरी कहेंगे? जी हां। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कंसेप्ट हुआ। यहां पर अब हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं और उस डेरिवेशन का नाम है बच्चों इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या आप इसको ट्रैजेक्टरी भी कहो। क्या कहो बच्चों? ट्रैजेक्टरी भी कहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी। अब जब इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी तो इसमें दो कंसेप्ट होंगे। एक आपको मोशन एक्स डायरेक्शन में दिखानी होगी और दूसरी मोशन आपको वाई डायरेक्शन में दिखानी होगी। तो पहले काम करते हैं, हम एक्स डायरेक्शन की मोशन दिखाते हैं, है ना। मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। जी हाँ बिल्कुल। अब मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन है, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों? अब पाथ निकालना है तो आप काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन जो कि डिस्प्लेसमेंट का होगा। क्या इक्वेशन होगा बच्चों? जो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s की जगह पर अगर x डायरेक्शन की है तो s की जगह पर आप क्या लोगे? x। u की जगह पर आप क्या लोगे? ux। t तो भाई सब कॉमन होता है, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या जीरो होगा? सॉरी, ये y कैसे होगा ना? ax जीरो होगा। देखिए x डायरेक्शन का, तो x इज इक्वल टू ux कितना है बेटा? u cos थीटा इंटू टी। बाकी सब तो जीरो हो गया क्योंकि ax आपका क्या है? जीरो है ना, प्लस जीरो। तो इसका मतलब क्या इसमें से मैं t इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय u cos थीटा लिखूं? जी हाँ, ये एक इक्वेशन मेरे पास है। मतलब को इस ट्राइजेक्ट x कौन सा हुआ बच्चों? ये x जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ, ये x। क्लियर हुआ कि नहीं? करेक्ट, ठीक है। ये मोशन अलोंग x डायरेक्शन हुई। अब मोशन अलोंग y डायरेक्शन क्या होगा? ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो देयरफॉर क्या है? मोशन अलोंग
वाई डायरेक्शन। अब मोशन एलोंग वाई डायरेक्शन क्या होगी, ये ले लो, एस की जगह पर वाई, यू की जगह पर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ये वाई इंटू और बच्चों टी स्क्वायर। ठीक है ना, वेरी गुड। y इज इक्वल टू यू वाई कितना होता है, u साइन थीटा, ये t की जगह पर अपना ये जो t है ना बच्चों, ये t ले लो ये, ठीक है ना, इंटू एक्स डिवाइडेड बाय हाँ u कॉस थीटा प्लस हाफ ए वाई कितना होता है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब यहां पर भी आप टी स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हो क्या, कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर y इज इक्वल टू यू यू कैंसिल, साइन बाय कॉस टैन, सो ये बच्चों टैन थीटा एक्स माइनस हाफ, तो मैं इसको पूरा लिख देता हूं, माइनस कैसे आ गया, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो g डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू व्हाट एक्स स्क्वायर। करेक्ट, ये इक्वेशन कितना होगा आपका, ये 2। जी हाँ बच्चों, इस इक्वेशन को क्या कहा गया है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा गया। क्या इक्वेशन है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, आशा करता हूं आपने ये लिख चुके हो आप, ठीक है ना, करेक्ट हुआ, क्लियर हुआ। तो इक्वेशन क्या बना, y इज इक्वल टू टैन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर cos square theta into x square. Let a is equals to tan theta and b is equals to g divided by 2u square cos square theta. तो क्या इक्वेशन है आपका, y is equals to हाँ ax minus bx square। क्या ये पैराबोलिक नेचर था, यस कौन सा नेचर है, अरे ये पैराबोला का नेचर है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ वो बोला, इक्वेशन ऑफ तो बोला, पैराबोला, हाई बोला, क्या बोला, पैराबोला, हाई बोला, बोलो हाई तुम बेटा। तो ये कौन सा हुआ, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ हाँ कौन सा हुआ, पैराबोला। इसलिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ना, उसका पाथ क्या होता है, पैराबोला पाथ होता है। कितनी बार तो ये सवाल आया एग्जाम में आपके कि ये इक्वेशन मोशन का कैसे होता है, पैराबोला होता है। किस तरह का इक्वेशन होता है बच्चों, पैराबोलिक इक्वेशन होता है। ये समझना बहुत जरूरी है आपको। क्या क्लियर हो रहा है, ये चीजें बहुत ही, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसको छाप ले आप बच्चों ना, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं पूरी तरह से। करेक्ट, ये क्लियर हुआ आपका, यहां पर कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी कहो आप, इसे क्या कहोगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी कहो आप, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रैजेक्टरी, द पाथ अलोंग व्हिच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन एयर, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। ये कांस्टेंट है बेटा, b एक कांस्टेंट है, a की वैल्यू tan थीटा, b की वैल्यू g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉपी कीजिएगा इसको, और क्या करोगे आप। अब इसके ऊपर का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। अब क्या एग्जांपल होगा, ठीक है ना। एग्जांपल इतना खूबसूरत है, खूबसूरत है ना 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 ना। इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक एग्जांपल पूछा गया था, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ y इज इक्वल टू √3x माइनस g बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ऑप्शन दिए गए थे बच्चों आपको 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और ऑप्शन डी आपको 0। अब क्या करोगे, कैसे बनाओगे इसको, क्या करना चाहिए इसको बनाने के लिए, कोई आइडिया, कोई दिमाग में कुछ चल रहा है आपके। ठीक है, आपने देखा होगा यार, इसको कंपेयर करो, इस इक्वेशन, ये y है, ये y है, ये x है, ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। tan थीटा की जगह पर क्या है बेटा, √3, और g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या है बेटा, g बाई 2। आप कोई भी यूज कीजिएगा, मैं यहां पर यूज कर रहा हूं क्या, tan थीटा क्या है, हाँ tan थीटा
इज इक्वल्स टू √3। अब tan थीटा √3 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका कितना आया? 60 डिग्री आया। भाई साहब ये लाजवाब क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरह से एग्जाम्पल इसके ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया कि थीटा कितना है? कितना है बाबा थीटा? अरे बबेया कितना है थीटा? 60 डिग्री है दलेंदरा, कितना है 60 डिग्री? समझ लेकिन निकल, ये सोचना होगा आपको। हाँ भाई साहब ठीक है, क्लियर करो दे इसको। चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बेटा, करेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपने समझ में आ गया आपके, बहुत अच्छा। ठीक है, अब क्या? अब अगर मैं बात करूं इसकी, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या बात करूं कि एक बात बताओ आप कि अगर मानकर चलो किसी ऑब्जेक्ट को बेटा अगर ऊपर फेंका जाता है, क्या उसको अप टू द मैक्सिमम हाइट जाने के लिए कुछ टाइम लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है टाइम। वो कितना टाइम होता है? t। और कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है ना, उस टाइम को कहा जाता है एसेंट टाइम। और उसी तरह जैसे इसकी वेलोसिटी 0 होती है, वो बॉल नीचे आने लगता है, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तो इस टाइम को क्या कहा जाता है? डिसेंट टाइम। बनना पड़ेगा आपको डिसेंट। जी हाँ, समय के आगे सबको डिसेंट बनना पड़ता है बच्चों। समय ऊपर भी उठाता है और समय नीचे भी गिराता है। ये इंसान की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, इंसान की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, इंसान के पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि बुरे वक्त में आप किसके साथ कैसा बिहेव करते हो और अच्छे वक्त में आप किसके साथ कितना अच्छा बर्ताव करते हो। ये इंसान की ना एक फितरत होती है, और कभी ना कभी ना इस इंसान की फितरत को आपको बदलना पड़ेगा बच्चों। अगर आपको ना अच्छी तरह से अगर जीना है, अगर अच्छी तरह से आपको काम करना है, अगर आपको अच्छी सोसाइटी बनाना है, अगर आने वाली नस्लों को या आने वाली पीढ़ियों को अगर आपको अच्छा एजुकेशन देना है, उनको अच्छे संस्कार देना है, तो हमें आज इसके बारे में बिल्कुल सोचना होगा। समय का हमें अच्छे तरह से उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये TA और ये TD हुए। ठीक है, ये बहुत अच्छा हुआ। अब करेंगे क्या? ठीक है, तो यहां पर यार सिंपल लॉजिकल है। तो जैसे जैसे बॉल बेटा एक बात बताओ, क्या ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है जी, यस यस यस, करेक्ट। तो ऊपर जाने, जब बच्चा ये ऊपर जा रहा है ना ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद उसका जो वेलोसिटी वो 0 हो रहा है। तो यहां से लेकर मानकर चलो ये वो पॉइंट है बच्चा, ये पॉइंट ये है, और ये पॉइंट क्या है? B पॉइंट है। ठीक है ना, तो इस ट्रैजेक्टरी कैसे है? OAB है। आपने ऑब्जेक्ट O से ही ऊपर फेंका है, बाद में उसी लेवल पर आकर गिर रहा है ऑब्जेक्ट, ये अच्छी बात। तो O to A जाने का जो समय होता है ना, उसे कहा जाता है टाइम ऑफ एसेंट। और फिर से नीचे आ रहा है, इसलिए A to B का जो टाइम होता है वो होता है डिसेंट। बच्चों ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए सेम होता है कि नहीं ऑब्जेक्ट? B, क्योंकि आपका जो G है वो सेम है सब तरफ, तो इसलिए उसका टाइम भी क्या होता है? सेम होता है। तो ये पूरी जर्नी का जो कंसेप्ट है ना, जो पूरी O से लेकर B तक जर्नी के लिए जितना भी टाइम लगता है, उसको कहा जाता है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहा जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस टाइम ऑफ फ्लाइट को डिनोट करा जाता है बच्चों कैपिटल T से। किसी डिनोट करा जाता है? कैपिटल T से। बहुत अच्छा। अब क्या करूं मैं? टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स व्हाट? द टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट was in year। उस टाइम को क्या कहा जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहा जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एसेंट टाइम कितना होता है? टाइम ऑफ एसेंट, टाइम टेकन टू गो अप, कितना होगा बच्चों? TA या T होगा। अब कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। अब ये V कौन सा होगा? अलोंग, क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो VY हुआ, तो ये UY हुआ, ये AY हुआ। ठीक है ना, VY यहां पर जाकर एक बात बताओ, एक मैक्सिमम हाइट VY क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? 0 होती है। और इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या है? UY कितना है आपका? U साइन थीटा है। और AY कितना है बच्चों? -G इंटू T। तो इसके हिसाब से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? U साइन थीटा इक्वल टू GT। तो क्या मैं ऐसे लिखूं यहां पर कि T इक्वल टू U साइन थीटा डिवाइडेड बाई G। क्या इसको मैं टाइम ऑफ एसेंट कहूं? जी हां, बट क्या है कि टाइम ऑफ एसेंट की टोटल टाइम क्या होता है?
टोटल टाइम अगर मैं टी डिफाइन करूं तो टी ए प्लस टी डी होता है। अब हमको पता है कि टी ए इक्वल टू टी डी है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा 2t हुआ। तो मतलब कि टोटल टाइम इक्वल टू कितना हुआ 2t, इसका मतलब कितना हुआ 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। जी हाँ, ये फॉर्मूला आपका हुआ, ये फॉर्मूला आपका किसका हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट का हुआ। कितना है फॉर्मूला, सो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये कंसेप्ट है बच्चों, ये कंसेप्ट करेक्ट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, द टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट वाज इन ईयर, तो टाइम टेकन टू गो अप, मतलब कहां से कहां की जर्नी, ओ टू ए के लिए टाइम कितना ले रहा है। लेकिन वो मोशन कौन सी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। अरे भैया वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है क्या, नहीं है, कैसी है, वर्टिकल है, ये वर्टिकल है ऐसे, है ना। तो ये वर्टिकल मोशन है, इसलिए आपको ये बात सोचनी पड़ेगी, कैसे सोचे सर, ठीक है ना, ये ऐसे सोचना होगा। तो ये टाइम मिला आपको, तो t इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, और ये t इक्वल टू टी ए प्लस टू, ये बाकी सब चीजें आपके सामने है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब o से लेकर b तक आने के लिए बच्चों उसको टोटल टाइम कितना लगता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। जी हाँ, इतना समय लगता है उसको। इसकी और एक मेथड है जिसकी की जरूरत नहीं है आपको, बस एक मेथड भी आपने जान लिया बच्चों, तो बाकी मेथड की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको किसी भी ये एंगल अगर कुछ भी दे जाए बच्चों, ये थीटा अगर आपको मालूम होगा तो आप टाइम आराम से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो t इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, g की वैल्यू होती है 10, और u होता है जो कि इनिशियल वेलोसिटी, थीटा होता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कोई भी अगर आपको एंगल दिया गया हो आप टाइम निकाल सकते हो, करेक्ट। क्या ये क्लियर हुआ। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आशा करते लिख लिया होगा आपने। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है। कौन सी इंपॉर्टेंट से पॉइंट है राजा, है ना, बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अभी हमने इक्वेशन निकाला है ना, क्या इक्वेशन निकाला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन निकाला सर आपने, बहुत अच्छे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या था, ठीक है नहीं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हैश नोट, क्या हैश नोट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं ये क्यों नहीं मिटा रहा हूं ऊपर का ना, ये हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूं। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था बच्चों 2u कॉस की साइन, अरे भाई 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि t इक्वल टू 2u साइन थीटा कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ui का, तो 2ui डिवाइडेड बाय g, खत्म, करेक्ट। ये क्लियर हो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, हाँ, फॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, फॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, फॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। आपने समझ में आ रहा होगा। अगर आपको बच्चों थीटा दिया गया है तो अगर मैं 90 माइनस थीटा लूँ तो क्या होगा, अगर मानकर चलो कि थीटा फॉर एग्जांपल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो ये थीटा 1 हुआ, तो थीटा 2 कितना होगा बच्चों 90 माइनस 30 मतलब कितना, 90 माइनस 60 मतलब कितना हो 30 डिग्री। तो इसके लिए पूछ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, देन फाइंड रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पूछ रहा है सवाल। और ऑप्शन दिए गए आपको, मानकर चलो ए आपको कॉस थीटा, बी टैन थीटा, सी टैन स्क्वायर थीटा, डी सेक थीटा, है ना। रेशियो चलो निकालते हैं। फॉर थीटा T1 कितना फॉर्मूला है अपना 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, बिल्कुल ये सही है। फॉर 90 माइनस थीटा T2 2u साइन 90 माइनस थीटा। अब एक बात बताओ, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। सो T2 ये डिवाइडेड बाय g, ठीक है ना। तो कितना है बच्चों 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। जी हाँ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब रेशियो बनाओ,
कैसे बनाओगे रेशियो? T1 डिवाइडेड बाई T2। हाँ, T1 कितना है? 2u साइन थीटा अपॉन जी डिवाइडेड बाय 2u कॉस थीटा अपॉन जी। जी कैंसिल, 2u कैंसिल, साइन बाय कॉस बचता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या बना बच्चों? यस, टैन थीटा। खत्म, विचू। ठीक है ना? तो ये कौन से एंगल के लिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। कौन से एंगल के लिए राजा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। एक एंगल होगा थीटा और दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, एक एग्जांपल और ये तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन है, डबल एंगल प्रॉपर्टी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल होना ही चाहिए, नहीं तो राजा डिस्किया हो जाएगा आपका। क्या होगा? डिस्किया होगा। ठीक है, तो ये T1 बाई T2 ये रेशियो पूछा जाता है बहुत बार। मतलब ये कॉस थीटा होगा, टैन थीटा होगा, टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर, भैया क्या होगा ये पूछा जाता है। तो हमारा आंसर क्या है? टैन थीटा। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, ये समझ में आया? चलो ठीक है। इसमें और एक कंसेप्ट है, प्लीज इसको पॉज कर लिख लीजिएगा। चलो ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने तो दो बता चुका हूं आपको। ठीक है ना बेटा? देखो इसमें फॉर्मूलेज ही फॉर्मूलेज है, बस आपको फॉर्मूलेज याद करना है। क्या करना है आपको? फॉर्मूलेज याद करना है। बाकी बच्चों कुछ ज्यादा समझना या ये करना नहीं है। अब ये जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बच्चों, अगर मानकर चलो कि आपको इस तरह का एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना, और आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी है। अब बच्चों मानकर चलो कि उन्होंने एक पॉइंट दिया गया इस प्रोजेक्टाइल मोशन की, आपका ऑब्जेक्ट कौन से पॉइंट पर है? पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट को जाने के लिए ऑब्जेक्ट का टाइम लग रहा है बच्चों कितना? T1, और फिर से नीचे आने के लिए टाइम कितना लग रहा है? T2, और पूछ रहा है कि इसकी हॉरिजॉन्टल लेवल से कितनी हाइट है। जी हाँ, अब ये पूछ रहा है, अब क्या करें? करेक्ट, ऑब्जेक्ट फेंका गया कितने एंगल से बच्चों? थीटा से कुछ ना कुछ तो। ठीक है ना? तो पूछ रहा है क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट P, एट P पर। आप कैसे निकालें? चलो सुनिएगा जरा। अब हम सबको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर मानकर चलो बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन भी परफॉर्म कर रही है, यहां पर वर्टिकल मोशन भी परफॉर्म कर रही है। एक बात बताओ, O से लेकर B तक जो जाने के लिए समय हो कितना है? T1 प्लस T2 है, क्योंकि हमें पता है कि जो T1 होगा वही T2 होगा। लेकिन वो कहां पर होता है? हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के लिए, और वहां से नीचे आने के लिए टाइम सेम होता है। लेकिन अभी हाईएस्ट पॉइंट नहीं है आपका, कहीं ना कहीं तो हाईएस्ट पॉइंट यहां पर है, या हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो टोटल टाइम कितना हुआ बेटा इन एक्स डायरेक्शन में, है ना? टोटल टाइम टू कम ऑन द सेम लेवल। तो यहां पर लिखते हैं हम टाइम टेकन टू कम अगेन, क्या लिखा मैं अगेन टू कम अगेन ऑन द सेम लेवल, कितना है बेटा? T1 प्लस T2, ये कितना होता है? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ईच इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। होता है कि नहीं होता है? जी हाँ बिल्कुल। तो क्या मैं इसको अब ऐसे लिखूं? इक्वल टू T है तो इसको ऐसे लिखूंगे बेटा, क्या देखिएगा कि u साइन थीटा, थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, u साइन थीटा इक्वल टू g ऑफ T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय क्या आता है बेटा? ये 2 आता है। ठीक है ना? ये कौन सी मोशन हुई आपकी? एक्स डायरेक्शन की हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना? ये पूरा हुआ आपका कौन से डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। अब बचा क्या है आपका? वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा? वाई डायरेक्शन में तो बहुत सिंपल होगा, क्या होगा कि वो जो फॉर्मूला है हमारा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो भी चीजें होती है ना आप वो कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना? कौन सा फॉर्मूला? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी कौन से डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में आपकी हाइट कितनी है बच्चों? एच। तो एस की जगह पर मैं क्या ले रहा हूँ? एच ले रहा हूँ, और यहाँ पर होगा आपका यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू अ टी स्क्वायर। ठीक है? तो इस इक्वेशन में रख दो आप अब एच इक्वल टू यू वाई कितना होता है आपका? यू साइन थीटा, है ना, इंटू व्हाट बेटा? टी।
ए वाई माइनस है, ये माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। लेकिन टाइम कौन सा हुआ, ये ऊपर जाने के लिए टाइम है t1, तो ये टाइम आपका t1 हुआ, ये टाइम आपका t1 हुआ। यार देखो हाइट ये ऊपर जा रहा है ना, यहां तक जाने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है, और हाइट कितनी है h, तो h इक्वल टू यू साइन थीटा t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। तो यहां पर रखते हैं h इक्वल टू, हाँ u कितना है, ये u साइन थीटा। अबे बच्चों u साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है पहले से, कितनी है u साइन थीटा की वैल्यू, जी हाँ इतनी है, तो ये रख दे वैल्यू g ऑफ t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। अब मैं इसको मिटा देता हूं, क्लियर। अब क्या करेंगे, हमें हाइट निकालनी है, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, h इक्वल टू, हाँ t1 स्क्वायर, मतलब क्या हुआ बेटा, ये g t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस g t2 t1, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, g t2 t1 डिवाइडेड बाई 2, और ये माइनस हाफ क्या रहा है आपका, मतलब g t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस कैंसल, तो आपकी हाइट कितनी है बच्चों, वहां पर ये प्लस होगा, सॉरी, कितनी हाइट आ रही है, g t2 इंटू t1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, ये आपका थर्ड कंसेप्ट हुआ, करेक्ट। मतलब जो डेरिवेशन में यहां पर बता रहा हूं ना, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर किसी तरह से भी इसको सोचोगे तो आपको वही आंसर आएगा। तो h इक्वल टू g t2 t1 डिवाइडेड बाई 2, या आप इसका प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो t2 इंटू t1, ये 2 इधर चला जाएगा, इधर आपका नीचे आएगा, मतलब टाइम का अगर प्रोडक्ट निकालना है आपको, और आपके पास कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टाइम, तो भी आपको मिल जाएगा ये, करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो समझ में, एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो उसका हमने टाइम का रेशियो निकाला, वो हमें टाइम थीटा मिला। अब हमने क्या करा कि अगर यार ऊपर जाने के लिए टाइम t1 ले रहा है, कुछ हाइट h है जो कि मैक्सिमम हाइट नहीं है, और नीचे आने के लिए कुछ टाइम t2 ले रहा है, तो वहां पर हमने क्या करा, और यहां पर हमने t1 क्यों लिया, क्योंकि हमें उस मैक्सिमम इस हाइट तक जाने के लिए आपको टाइम कितना लग रहा है, t1 लग रहा है, करेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसका क्लियर हुआ, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, किसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों, बताओ जरा, किसके रिलेटेड थे। सर जो टॉपिक ले रहे हो ना आप, उसके रिलेटेड था सर, काहे को टेंशन ले रहे हैं आप, नहीं बच्चों मैं टेंशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब यार थर्ड देखते हैं, सेकंड तो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड क्या है, मैक्सिमम हाइट। थर्ड क्या है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट डिनोटेड बाय h मैक्स। अब एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट को अगर हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए तो ये ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, 0 होती है, होती है कि नहीं होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है उसकी, 0 होती है मैक्सिमम हाइट के लिए। मतलब अगर मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर लूं यहां का, मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन क्या होती है, द हाइट एट विच द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू 0, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट, है ना। मतलब जहां पर आपका वी वाई बच्चों क्या होता है, 0 होता है, तो वहां पर आपका हाइट क्या होती है, यस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, h मैक्स, खत्म। तो इसका इक्वेशन अगर बनाने के लिए मैं ले रहा हूं बच्चों वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कौन सा हुआ, वाई स्क्वायर वाई। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है मैक्सिमम के लिए, ये देखिए आप, तो ये 0 हुआ। यू वाई स्क्वायर कितना है, हाँ बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, s क्या हुआ बेटा, h मैक्स। सो देयरफॉर h मैक्स अगर करोगे आप, ये क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। जी हाँ, आपका ये तो बन गया आपका हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी है आपकी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये आपकी बच्चों मैक्सिमम हाइट है। ये क्या है आपकी मैक्सिमम हाइट है। अरे भैया मैक्सिमम हाइट मतलब क्या होता है, जहां पर कि आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी वो आपकी मैक्सिमम हाइट होगी, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, है ना। तो यहां पर अगर अब इसके रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है बेटा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू व्हाट बेटा, हाइट।
व्हाट द फर्स्ट पॉइंट, चलो क्या इक्वेशन है, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यू साइन थीटा क्या है बच्चा, यू वाई है, तो एच मैक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, हाँ यू वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2g। ये अरे भाई यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, हाँ बच्चों ये करना होगा आपको, ये चीजें है ना समझ में आ रहा है, ये एक इक्वेशन हो। अब दूसरा क्या होता है देखिएगा इसका, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। अगर मानो आप चाहते हो कि जहां से, क्योंकि वर्टिकल मोशन है, मैक्सिमम हाइट मतलब कौन सी मोशन है, ये देखो कौन सी मोशन है बेटा, ये कौन सी मोशन है, वर्टिकल मोशन है। मतलब अगर मैक्सिमम हाइट से अगर आप ऊपर ऑब्जेक्ट फेंकते हो ना बच्चों, क्या वो ऑब्जेक्ट वहीं पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जी हाँ बिल्कुल गिरेगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो सेकंड के लिए अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो एच मैक्स क्या होगा, एच मैक्स क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू व्हाट 1, तो एच मैक्स होगा बच्चों यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। एच मैक्स कितना है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी हाँ ये कंसेप्ट है, ये किस्सा है आपके पास, ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। वही अगर बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री हाइट के लिए, आशा करो तो ये आपने लिख लिया, ठीक है ना। फॉर द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, थर्ड किस्सा अगर मैं कहूं, कौन सा थर्ड वाला, फॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, ठीक है ना, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। फॉर थीटा के लिए हाइट कितनी होगी बच्चों, h1 क्या होगी, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई जी। और वही 90 माइनस थीटा के लिए, हाँ h2 इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी, सॉरी 2g। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो h2 क्या है बेटा आपका, यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। h2 इक्वल टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो इसकी अगर हम हाइट ले लेंगे h1 डिवाइडेड बाई h2, क्या रेशियो ऑफ हाइट, रेशियो ऑफ हाइट कितना आ रहा है, रेशियो ऑफ हाइट देखिएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, तो यू स्क्वायर कैंसिल, 2g कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कितना आएगा, tan स्क्वायर थीटा। जी हाँ, अरे भैया कितना आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, मतलब कितनी मजेदार बात है। और कितना बताऊं, बताना है और कुछ, सर जी कुछ नहीं बताना, इतना तो बहुत सारी चीजें बच्चों, ये एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं मैं अभी, बहुत सारे आगे चीजें। अगर ये वीडियो फुल देखोगे ना, आपको एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी डेरिवेशंस आपके क्लियर हो जाएंगे, गारंटी के साथ, दावे के साथ, ठीक है। ये हुई आपकी, क्या कहूं मैं, हाइट के रिलेटेड, ठीक है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों मैं एक इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सिंपल सा पॉइंट ले लो, अब इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। अब क्या होगा, ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब जो होगा ना बच्चों, फोर्थ केस जो कि होगा क्या, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या होगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिनोटेड बाय आर। अबे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है सर, जरा बताइएगा हमें। बच्चों मैंने कहा आपको कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जा रहा है, ये ओ, ये ए, ये बी। बच्चों इतनी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा है ना, उसको हम रेंज कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसे क्या कहोगे आप, रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, एक्स। तो ये कितना हुआ, एक्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी u इनटू क्या पता उसका टाइम। अब टाइम कौन सा होगा, यहां से लेकर यहां तक आने का टाइम होगा, मतलब ये टाइम होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। जी हाँ, ये बिल्कुल आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है ना।
तो पहले मैं यहाँ पर टी लिख देता हूँ, बाद में लिखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लिखने के लिए आपको x क्या होना चाहिए, r, u कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए, ux, और आपका t होना चाहिए कैपिटल T। तो लिख लीजिएगा, ये r इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। तो r इज इक्वल्स टू यू एक्स क्या है बेटा, u cos थीटा इंटू t क्या है, u cos थीटा डिवाइडेड बाई t। अब t कितना है, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। इसका मतलब आपकी r की वैल्यू बनी 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। जी हाँ बिल्कुल, ये हुआ आपका रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। लेकिन यहां तक की बातें नहीं बनेगी, आगे भी, बिकॉज वी नो देयर क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कैसे, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, या थोड़ा अलग लिखूं इसको, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। तो बच्चों इसको लिखा जाता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। जी हाँ, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला। अब ये कैसे लिखा जा रहा है, बिकॉज सिंस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को कैसे लिखा जाता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका ना रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला बना बच्चों, ये क्या बना आपका, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला बना। ये समझना होगा आपको, ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है, कुछ ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है और ज़्यादा भी कोई मैं आपको परेशानी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। यार कभी कभी देखो बच्चों, इंसान का ना कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान की लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। यार कभी होता है कि इंसान का टाइम इतना खराब चलता है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यही समझ में नहीं आता। तब इंसान क्या करे, तब इंसान हतबल हो जाता है, तब इंसान को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। तब इंसान को, मैं तो कह रहा हूँ ना, इतना अच्छी तरह से बाउंस बैक करना चाहिए कि वो इतनी अपना जो समय, जो गलत समय चल रहा है या कुछ अच्छा समय नहीं चल रहा है, होता है यार कभी कभी बच्चे ना परेशान हो जाते हैं कि क्या करे सर, कैसे नहीं करे, पढ़ाई करे कि नहीं करे, बैठे बाहर जाए घूमे या सर पर हाथ रख कर बैठे, कितनी पढ़ाई करे सर। बच्चों ये होता है, सबके साथ होता है, ये आपके साथ होता है, ये मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन आपको ना बाउंस बैक करना होगा, आपको सोचना होगा इसके लिए। इसलिए ना समय को ना छाती ठोक के कहो, आप छाती ठोक कर कह दो। आप क्या कह दो पता है, वक्त जरा आदत से पेश आ, वक्त भी लगता है बुरे वक्त को बदलने के लिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है और रास्ता भी खुद को बनाना है। तो आपको रास्ता खुद बनाना होगा, आपको समय से कहना होगा जरा आदत से पेश आ, अपने आप चीज़ें बदलती जाएगी। आशा करूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट हुआ बच्चों रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का, ठीक है ना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये कंसेप्ट जो मैं कहने जा रहा हूँ, किसके बारे में, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी गुड, लिसन केयरफुली, ठीक है ना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। पहला, रेंज क्या है बेटा आपकी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसी को आपने लिखा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई क्या लिखा आपने, जी लिखा, बहुत अच्छा हुआ। इसको कैसे लिख सकते हो आप, फर्स्ट r इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हो भैया, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, या 2 आगे। तो r इज इक्वल टू 2, ये क्या है बेटा यू वाई, ये क्या है बेटा यू एक्स, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय, मतलब ये, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ये जी करेक्ट। तो ये पहला पॉइंट है जिसके रिलेटेड मैं बात कर रहा था, क्या कि r इक्वल टू 2 इंटू यू वाई इंटू यू एक्स डिवाइडेड बाई जी। ये रेंज का कंसेप्ट हुआ इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग की रेंज क्या होगी ये मैं बता रहा था, करस्पॉन्डिंग की रेंज क्या होगी ये मैं बता रहा था, ठीक है ना। सेकंड, थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज्ड फ्रॉम थीटा टू
थीटा डैश इक्वल टू 90 माइनस थीटा। क्या है? इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा डैश इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो रेंज क्या होगी? चलो फॉर थीटा रेंज क्या होगी बेटा? R1 या R ले लो, कितना होता है R? अरे बोलो ना यार, R इज इक्वल टू कितना होता है? U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है ना। फॉर थीटा डैश विच इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, मानकर चलो कि R डैश है, विच इज इक्वल टू साइन 2 इन ब्रैकेट 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इसी R डैश को कैसे लिखोगे बेटा? U स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। एक बात बताओ, तो साइन 180 माइनस थीटा कैसे लिखा जाता है? साइन थीटा की कॉस थीटा बेटा, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन थीटा लिखा जाता है ना। तो यहां पर अब है ना, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा को कैसे लिखा जाएगा? साइन 2 थीटा। तो आर डैश क्या आएगा फिर? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसका मतलब देयरफॉर क्या आर इक्वल टू आर डैश है? जी हाँ, ये देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। मतलब किसी दो एंगल की ना बच्चों आपकी रेंज क्या होगी? सेम। द रेंज विल रिमेन, द रेंज विल रिमेन सेम। जी हाँ, ये बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है, एकदम से तगड़ा कंसेप्ट है। मतलब अगर मैं क्या ये मिटा दूं बच्चों, ठीक है ना, ये आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, करेक्ट। देयरफॉर मतलब क्या हो रहा है कि अगर थीटा इज इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री है ना, तो अगर मानकर चलो इसका रेंज क्या है? R1 है। वहीं पर अगर 90 माइनस थीटा मतलब कितना आता है बच्चों कि 90 माइनस 60 कितना आता है? 30 डिग्री के लिए क्या होता है बच्चों? R2। मतलब थीटा 60 डिग्री यानी कि है ना R 60 डिग्री इज इक्वल टू R 30 डिग्री होता है। मतलब इन दोनों के लिए रेंज क्या होगी बच्चों? सेम होगी। और आपका एंगल लेस देन 90 डिग्री है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी नहीं, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो R 60 डिग्री इक्वल टू क्या है? R 30 डिग्री बच्चों, ये बहुत जरूरी है। सो देन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल हाँ विल रिमेन सेम। एग्जाम्पल, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 30, क्योंकि 90 माइनस 60 30 डिग्री, तो इसका R 60 डिग्री और R 30 डिग्री क्या होगा बच्चों? सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं ऐसे, ये ठीक है, ये बच्चों है R 60 डिग्री और ये बच्चों R 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, तो दोनों का R क्या होगा? सेम होगा, लेकिन इसकी हाइट h1 होगी और इसकी हाइट h2 होगी। जी हाँ, बस इतना फर्क हो सकता है, इतना फर्क हो सकता है, इससे आगे तो कुछ फर्क हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट ही यही है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, करेक्ट। तो ये होता है बच्चों, ये सेकंड केस मैंने बताई आपको, जो कि किसके बारे में है? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ठीक है। क्लियर हुआ है? बहुत अच्छे, पॉज कर लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। अब इसी केस में जो कि मैं रेंज के बारे में ही जब मैं बात करता हूं ना बच्चों, क्योंकि रेंज कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है जरा सा सुन लीजिएगा और भैया देख भी लीजिएगा। किससे देखोगे आप अपनी आंखों से देखोगे, ठीक है ना। दो क्लियर हुआ? हाँ। क्या क्वेश्चन है? हाँ, फाइंड द एंगल फॉर विच द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। भैया अभी एंगल कहां से निकाले सर? कह रहा है कि यार ऐसी कौन सी प्रोजेक्टाइल होगी, ऐसी कौन सा एंगल होगा जिस एंगल के ऊपर आपकी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी सबसे ज्यादा। अब कैसे निकाले? देखो आपने बच्चों ना मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट देखा होगा, मैक्सिमा है ना एंड मिनिमा। अगर आपको मैक्सिमा निकालना है ना, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है पता? अगर रेंज है, फोर्स मैक्सिमम निकालना है,
अगर मानकर चलो कि टाइम के साथ है तो आपका ये क्या होगा बच्चों, 0 होगा, मीनिंग मैक्सिमम फोर्स एट दैट पॉइंट, dF डिवाइड बाई dt इक्वल टू क्या होगा, 0। ये चीजें आपको ना समझ में आनी चाहिए, जो भी कंसेप्ट होगा आपका। तो मैक्सिमम मिनिमम, अब यहां पर आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम रेंज। चलो आपके पास ऑप्शन दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है 60 डिग्री, बी दिया गया है 90 डिग्री, सी दिया गया है 45 डिग्री और डी दिया गया है बच्चों 30 डिग्री। अब इनमें से कोई ना कोई तो एंगल होगा कि जिसके ऊपर की आपकी प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करेगी। जी हाँ, यही होता है, यही होता है, समझा रहे कि नहीं? ठीक है, अगर मिसाइल लॉन्च करनी है, आपकी मिसाइल क्या होनी चाहिए, सही टारगेट पर जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दूरी आपके तय करनी चाहिए। तो मिसाइल कितने एंगल से आप क्या करोगे, फायर करोगे, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। तो क्या करना चाहिए, रेंज का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी फॉर मैक्सिमम रेंज। फॉर मैक्सिमम रेंज क्या होगा बेटा, dr डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है, थीटा, चेंज होने वाली वैल्यू तो वही है क्योंकि u भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है बेटा, थीटा है, तो उसके साथ हमने डिफरेंशिएशन करा, वो क्या होगा, 0। तो इसका मतलब d डिवाइडेड बाय डी थीटा इन ब्रैकेट u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g विच मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन u स्क्वायर g क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाए, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2 बाहर आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा की cos 2 थीटा होगा इक्वल टू 0। अब इसको ये आगे चला जाएगा बच्चा, ये यू स्क्वायर, ठीक है ना, ये 2 भी इधर लिख लेता हूं मैं, ठीक है, ये इक्वल टू 0 कर दो तो इक्वल टू 0 हो गया, मतलब बच्चा क्या, cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब cos 2 थीटा कब 0 होगा, जब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अब cos 0 कब होता है बच्चों, cos 90 को 0 होता है, cos 90 को 0 होता है, मतलब क्या यहां पर 2 थीटा की वैल्यू 90 आ गई, जी हाँ, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री, जी हाँ, यस। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है ना, तब आपका रेंज क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ ना, यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ करूँ, है ना, अलग अलग एंगल ले लूँ बच्चों, ये ऐसे, करेक्ट है। ये मानकर चलो कि थीटा इसका 60 डिग्री है, इसका थीटा कितना है, मानकर चलो कि कुछ भी हो, एक मानो 45 डिग्री है, ठीक है, सॉरी, इसका अगर मानकर चलो कितना है, 30 डिग्री है, और इसका कितना है, 45 डिग्री। अब देखिएगा, तो सबसे ज्यादा रेंज कौन देगा आपको, जब आपका थीटा क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम कितना होगा, 45 डिग्री के लिए। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। आप 60 से डालो, उसकी हाइट ज्यादा होगी, 30 से उसकी हाइट कम होगी, लेकिन रेंज क्या होगी बेटा, सेम होगी। थोड़ा यहाँ पर गलत आ चुका है डायग्राम, अरे भैया मैं इसको ना रेक्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो 60, 30 और ये 45, ठीक है ना, ये 30 हुआ, ये 60 हुआ, ये 45, थोड़ा डायग्राम चल जाता है उतना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, ये बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब कि आर मैक्स कब होता है बेटा, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। तो आर की वैल्यू क्या है, यू स्क्वेयर साइन, हाँ 2 थीटा कितना है इंटू 45, मतलब क्या ये आर मैक्स हुआ बेटा, डिवाइडेड बाय जी, तो मतलब यू स्क्वेयर साइन 90 डिवाइडेड बाय क्या है, जी है, तो आर मैक्स कितना आया आपका, यू स्क्वेयर बाय जी आया, जी हाँ। तो मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, यू स्क्वेयर बाय जी होती है। मैक्सिमम रेंज अगर आपको होगी तो कितना होता है, यू स्क्वेयर बाय जी, इतना मैक्सिमम रेंज होता है। क्लियर, मिटाऊं इसको, समझ में आ गया। तो कौन से एंगल के लिए आपका रेंज मैक्सिमम है, 45 के लिए, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। बहुत अच्छी तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा इसको ना आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इन डेरिवेशंस की आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या कहता हूं मैं कि रिलेशन बिटवीन आर मैक्स एंड एच मैक्स, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन आर मैक्स एंड एच मैक्स, वेरी गुड। बच्चों एक बात बताओ, एच मैक्स का रिलेशन क्या है रे, यू
स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और आर मैक्स क्या है बेटा, आर मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, ठीक है ना। आर मैक्स कितना है, यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी है, ये क्लियर हुआ। क्योंकि रेंज क्या है यार, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी है, तो आर मैक्स मतलब कितने, आर मैक्स कब होता है, जब इसका थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। अब ये थीटा इधर रख दो, तो एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 2g। साइन स्क्वायर 45 मतलब कितना है, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, साइन 45 1/√2, और इसका स्क्वायर अगर कर दो तो कितना होता है, इसका स्क्वायर मतलब कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो एच मैक्स कितना है बेटा, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। अब आर मैक्स कितना है, यू स्क्वायर बाय जी, ये इतनी वैल्यू क्या होगी आपकी आर मैक्स की, तो एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स डिवाइडेड बाय 4, और आर मैक्स इक्वल टू 4h मैक्स, आर मैक्स इक्वल टू क्या होता है, 4h मैक्स। ये बहुत जरूरी है बेटा, क्लियर हुआ। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर मैक्स एंड एच मैक्स, ये मैंने कहा आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिटाऊं, ठीक। ठीक है ना, और एक देखते हैं क्या, कि रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, या इसको आप ऐसे भी कहो बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहो आप इसको, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि थीटा होता है, जो कि 5th टर्म है उनकी। कौन सी टर्म होगी हमारी, 5th टर्म होगी, उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो h की वैल्यू क्या है बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। r इज इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। इसी को लिखा जाता है यू स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ टेक द रेशियो r/h, कितना है r/h बेटा, r/h ले लो या h/r ले लो, ठीक है ना, क्या ले लो, h/r। तो h कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इंटू जी, ऊपर चला गया, नीचे क्या आया 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जी कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना बेटा, एक साइन थीटा कैंसिल। तो h/r इज इक्वल टू क्या इक्वेशन बचा यहाँ पर, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, और ये क्या बचा है कॉस थीटा। साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन थीटा डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब कि यहाँ पर टैन थीटा इक्वल टू क्या आया, h डिवाइडेड बाय r, ठीक है नहीं। h डिवाइडेड बाय r कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पर 4 ले लूँ तो 4 इधर चला जाएगा h की तरफ, 4HR, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 4h डिवाइडेड बाय r, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या हुआ ये, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बेटा टैन के हिसाब में भी आता है ये, एक्चुअली कॉट के हिसाब में भी आता है, अगर आप लिख लेते हो, क्योंकि कॉस बाय साइन अगर कर दे तो आपको वो टर्म बदल जाएगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये कॉट कैसे आता है, r/h इक्वल टू 4 कॉट थीटा जो भी होगा। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूलेज है, इस तरह से कुछ डेरिवेशंस है जो कि बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, माहिर है, ठीक है ना, क्लियर हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये अब तक का जो भी हमारी जर्नी थी ना, ये हमने डेरिवेशन करा, जितने भी ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन थी ना, ये उसके हमने क्या करा पता है, डेरिवेशंस थे बहुत, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, और उसके बाद में जो नीट 2022 का जो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था ना, मैं उसको लेकर ना आज का मैं अपना यहाँ पर क्या करूँगा, वीडियो समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अ क्रिकेट बॉल, क्या है बच्चा, कि अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन
at an angle of 30 degree with an initial velocity of 28 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइंड फर्स्ट हाइट, सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड रेंज। कैसे करें बच्चों? चलो पहले निकालते हैं हम। हाइट का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो h इक्वल टू u कितना है 28 इंटू 28 इंटू साइन कितना है बेटा 30, दैट इज साइन स्क्वायर ऑफ व्हाट 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 मतलब स्क्वायर है 1/4 है, डिवाइडेड बाय कितना है बेटा ये 2 इंटू व्हाट 10, g की वैल्यू 10 होती है। तो h इक्वल टू कितना है 28 इंटू 28 इंटू हाँ यह है बेटा कितना 1/4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 4 7 जा 28, 2 12 जा है कि नहीं, है ना, 2 1 जा 2, 2 9 जा 9। सो देन 19 इंटू 7 डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों ये 10। करेक्ट हुआ कि नहीं? करीबन कितना आता है ये अगर हम कैलकुलेशंस करें? अरे भाई कितना आता है 19 7 सा 9 7 3 40 7 7 7 13, ठीक है ना। तो कितना आता है ये 133 डिवाइडेड बाय 10 मतलब कितना आया 13.3। तो मैक्सिमम हाइट कितनी बनी बच्चे इसको 13.3 मीटर हाइट बनी। कितनी हाइट बनी 13.3 हाइट बनी। क्लियर हुआ ये? चलो दूसरा करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, t इक्वल टू 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 कितना है साइन 30 कितना होता है हाफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 2 कुछ तो कितना आया ये 2.8 सेकंड। ठीक है ना। थर्ड क्या है? थर्ड रेंज क्या है बच्चों? फॉर्मूला u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो r इज इक्वल टू 28 इंटू 28 साइन 2 थीटा मतलब कितना है साइन 60 डिवाइडेड बाय कितना आया 10। तो r इज इक्वल टू 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 कितना है √3/2 है, √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। ठीक है ना। ये कितना बना? अरे ये कितना हुआ 14, ये 14 होगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ 19 कैसे। वेरी सॉरी कभी कभी हो जाता है। ठीक है ना। 4 7 28, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 14। ठीक है ना। तो h कितना हुआ बेटा 14 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10। तो कितना हुआ 1.4 इंटू 7, 7 चौक 28 8 चले 2 7 का 7 2 9, 9.8 मीटर। कितना आया 9.8 मीटर आंसर आया। ये सही हो, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है गड़बड़ी में या किसी में कहो। तो r इक्वल टू कितना है बेटा ये 1 और ये कितना है 4। करेक्ट। तो कितना है 14 इंटू 28 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 10। तो आप इसको 1.4 इंटू 28 इंटू √3 जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। √3 कितना होता है 1.2। तो रेंज होगा आई थिंक करीबन 70 मीटर कुछ तो आंसर आएगा, वो जरा देख लीजिएगा। तो ये रेंज बनी भाई। सब इस तरह के एग्जाम्पल करे जाते हैं। देखो मैं इसके ऊपर ना एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं बच्चों, जो कि अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग एडवांस लेवल के, जेई लेवल के, नीट लेवल के एग्जाम्पल तो मैं लेकर आने वाला हूं। लेकिन what I was supposed to be think is that this time we'll conduct one example based upon what? जी हाँ, किसके ऊपर का एग्जाम्पल है भैया? आपका नीट का एग्जाम्पल एक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अब क्या एग्जाम्पल होगा देख लीजिएगा। ठीक है, चलो इसका अब जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं जो कि नीट 2022 का होगा, किस तरह से एग्जाम्पल पूछा गया इसके ऊपर जरा सा जोर दे दीजिएगा और सुनिएगा कि किस तरह का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। जी हाँ, नीट 22 का एग्जाम्पल है भैया। क्या एग्जाम्पल है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड with a velocity 10 meter per second at an angle
at an angle of 60 degree with the vertical direction, ठीक है। its speed at the highest point of trajectory, trajectory is option A 0, B 5√3 मीटर पर सेकंड, C 5 मीटर पर सेकंड, D 10 मीटर पर सेकंड। इस तरह से सवाल है, कैसे करा जाए? हम सबको पता है कि यहां पर हाईएस्ट पॉइंट मतलब ये हुआ बेटा जहां पर कि आपका बस ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी जो भी फेंकी जाती है वो होता है u, यहां पर आपका uy कितना होगा? 0 होगा। तो उन्होंने क्या पूछा है, जहां पर आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है तब मैक्सिमम हाइट पर आपकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है, तब की वेलोसिटी कौन सी होती है बेटा? ux। सो वर्टिकल वेलोसिटी uy इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट, हाइट इज व्हाट बेटा? मैक्सिमम हाइट, और वहां पर वेलोसिटी कौन सी होती है? ओनली हॉरिजॉन्टल, जो कि कितना होता है? u cos थीटा। तो ux इज इक्वल टू u कितना है? 10 है बेटा, cos इंटू व्हाट? 60, ठीक है ना। सो ux इज इक्वल टू 10 इंटू, अब ये सोचने वाली बात है कि करना क्या है, देखिएगा, ठीक है ना। बच्चे गलती कहां पर करते हैं? तो 10 इंटू, अब एंगल कौन सा दिया है? क्या ये एंगल 60 है? उन्होंने एंगल कौन सा बोला है? देखिए, विद द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल कितना बना रहा है? 60 बना रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल कितना बना रहा है? 60 बना रहा है। अगर cos 60 लेते हैं ना, ये क्योंकि एंगल कहां से ले रहे हैं आप? हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं। cos 60 कितना होता है बेटा? 1/2, मतलब ये आंसर कितना? 5। तो आपका आंसर क्या होता? गलत हो जाता, क्योंकि भैया आपका एंगल ये 60 डिग्री नहीं है एक्चुअली, ये आपका वर्टिकल है, इसके साथ कितना एंगल? 60 डिग्री है। तो ये कितना होता है? 90 माइनस थीटा होता है, मतलब 90 माइनस 60 कितना होगा बेटा? 30 डिग्री होगा। तो ये आपका एंगल कितना है? 30 डिग्री है, करेक्ट। तो यहां पर आप क्या लोगे? 30 डिग्री लेना है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फॉर्मूला बनेगा आपका अब 10 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आया? 5√3 मीटर पर सेकंड। जी हाँ राजा, तो इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल हुआ, और ये एग्जाम्पल आपका नीट 2022 में था, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।